हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज के हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिससे करीब आपका 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 25 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का ऑब्जर्वेशन है। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और नाम जो है वह कहा जाता है, इसका एक और नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री। और इसका एक और नाम है जो यूज किया जाता है बराबर, इसको बोला जाता है कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री। ओके, ये सारे नाम शायद आप पहली बार इन नाम को सुन रहे हैं। कार्टेशियन वर्ड तो आप सुने होइएगा। ये सारे नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, ठीक है। ये बेसिक। तो एज यूजुअल, जैसे कि हम आपको पहले ही बता रखे, फंक्शन हम जो भी मैथ का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। और आपको फंक्शन अभी तक हम पढ़ा रखे हैं, एक लेक्चर जो उस ग्रुप का है, जिसमें आप देखो इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम आपको पहले ही बोले कि मैथमेटिक्स का कोई भी जो चैप्टर है वो यूं ही नहीं बना हुआ कि मैथमेटिशियन के दिमाग में आया और सीधा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखना है और बैठ गया लिखने के लिए, ताकि बच्चे परेशान होते रहें, जो आने वाले पीढ़ी है वो परेशान होता रहे, अपना दिमाग लगाते रहें, या फिर बस मज़े लेने के लिए। नहीं, मैथमेटिक्स और साइंस का सबसे खूबसूरती तो यही है कि वो हमारी ज़रूरत पड़ने पर हम उसको लेके आए हुए हैं, है ना। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि भाई कि आपको क्या यूज, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या ज़रूरत पड़ा, क्या थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री है। उस जानने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का पढ़ने का आपका मज़ा ही कुछ और हो जाता है, इंटरेस्ट ही कुछ उसका अलग होता है हम लोगों का। बट आपको हम बार बार कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द वीडियो में आपको ये चीज़ लैक मिलेंगे, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मिलेगा ऐसे प्रॉब्लम है, शुरू होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, बस टीचर ऑलमोस्ट टीचर आप देखोगे, आप भी अभी पहले पढ़ के भी रखे हो। जैसे फर्स्ट मैट्रिक में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, नियामक ज्यामिति पढ़े हैं, वहाँ भी आप देखोगे तो शुरू यहीं से होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ले मज़ा का पूरा वाट लगा के रख देते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, वो ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है, ऐसे काम कर लो, आपको अभी बना सो बना, नहीं तो सॉल्व एग्जाम्पल दे के अच्छा ऐसे किया हुआ था बस कर लिए। अपना कोई कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोच, थिंकिंग लेवल आपका रहता ही नहीं भाई। एक देखो, एक तरफ मैथमेटिशियन है जो खुद से सारा सोच के इतना तक ला दिया, एक हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया तो प्रॉब्लम भी नहीं बनता। इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम उसकी तरह नहीं सोच पा रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमें सोचना पड़ेगा कैसे, कि मैथमेटिशियन, अब आपको वो दिमाग में आएगा कि वो कैसे सोचता था, किस तरह के अप्रोच रहता है, कैसे कैसे बात आती है, तभी ना आप उस तरीके से सोचोगे। तो हम लोग तो डायरेक्ट सिखा दिया जाता है कि भाई सवाल ऐसा रहेगा तो ऐसे बनाना, ऐसा रहेगा ऐसे बनाना, शुरुआत वहीं से करता है। ऑलमोस्ट टीचर की बात बोलते हैं, 99% टीचर की बात हम बोल रहे हैं कि उनका यही चीज़ रहता है, जिसके कारण हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं सब्जेक्ट में। अच्छे मतलब उस जो इंटेंट होता है ना, जो अपना से खुद से करके पढ़ने का, वो हमारे अंदर आता ही नहीं। तो चलिए हम इसी के कारण हर एक जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में, चाहे कोई भी चैप्टर है, आप जो भी मेरा लेक्चर देखिए उस चैप्टर में आपको वह उसकी हिस्ट्री, चाहे जितनी बड़ी हिस्ट्री हो, मज़ेदार हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, इतिहास उसका मज़ेदार सा, उसमें क्या है एक्चुअल में, वो हमारे रियल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है मेजरली बड़े स्तर पे। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद अगर आप पढ़ो तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आप खुद से दिमाग लगा पाओगे, खुद से सोच पाओगे, ठीक है। तो अपेक्षा करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज का लेक्चर मेरा जितने भी चैप्टर होगा, जितने भी सब मैथ के चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर में पहला लेक्चर आपको यही चीज़ मिलेंगे, सारे लेक्चर में। ताकि आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागे। आप सिर्फ करना मत सीखो,
वह क्यों है, उसका यूज कहाँ होता है, अपना थॉट से आप सोच पाओ, ऐसा आपकी मेंटलिटी बननी चाहिए। तो पहला लेक्चर हम यही बनाएंगे, जितने भी है चैप्टर आपको पढ़ना है सारे का, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को ये जान लीजिए कि यहाँ हम लोग पढ़ने वाले क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है दोस्त कि इसका एक और नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। भाई थोड़ा सा ये जो नाम है ये इसके फीचर के बेसिस पे पढ़ा हुआ है। अब देखिए हम बात करेंगे हम लोग का, फिर वही बस सारा बात आएगा, भाई ये है क्या, क्यों पढ़ते हैं, इसका इतिहास क्या है। तो आज का जितने देर का लेक्चर होगा इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, जिनको मज़ा नहीं आ रहा है समझो उससे पढ़ाई संभव नहीं है। इसका सीधा सा लॉजिक है। अब इससे बेहतर कोई क्लास कह सकते, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आप YouTube का पूरा वीडियो उठाकर देख लो, है ना, कि अगर आपको ये चीज़ें के रियलाइजेशन कराया जाए और फिर भी आपको मज़ा ना आए पढ़ने में, आप लेक्चर स्किप करते हो, छोड़ के बाहर भगा के देखो, तो फिर समझो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। शादी ब्याह कर लो, आराम से बैठकर बाल बच्चा पैदा करते रहो, है ना। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा भी जिज्ञासा है तो आप मेरे साथ जुड़ के रहो, हम आपको बहुत ही अच्छे से एक शानदार वे में पढ़ाएंगे, शायद मज़ा आ जाएगा पढ़ के। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इससे आगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री और कार्टेशियन। देखिए इस सब के पीछे देखिए सबसे पहले बात है, थोड़ा सा हम लोग नाम की देख लेते हैं कि क्यों इसका नाम। एनालिटिकल शब्द का यूज जब हम करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट में, जब हम अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री इस सब का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन के लिए जब हम जाते हैं तो वर्ड एनालिटिक्स से ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो इसलिए इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। कार्टेशियन इसलिए क्योंकि ये एक नाम है जो बहुत ही मशहूर है मैथमेटिक्स में भी और फिलोसफी में भी, और क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। डेकार्टे, रेने डेकार्टे के नाम आप लोग नहीं सुने, तो आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाएंगे इनकी और इस चैप्टर में। तो ये कार्टेशियन वर्ड उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये तीनों नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वह जो है लिंकिंग है, जुड़ाव लाता है। इट इज़ द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। यह क्या है, लिंक है जियोमेट्री, ज्यामिति और बीजगणित के बीच। अब ये किस तरह से लिंक है फर्दर हम आपको बीच में मेंशन करके समझाएंगे, लेकिन ये जो है यह अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का एक दोनों को लिंक करने का ब्रिज है। क्लियर, अलजेब्रा और बीजगणित। जैसे y बराबर mx+c आप लोग अगर नाम सुने हो तो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, सुनाएंगे। या y बराबर आप x देखे हो तो ये एक अलजेब्रिक टर्म है। इस टर्म को हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू जब रिप्रेजेंट करते तो ये रिलेशनशिप इसका और इसका, ये जो ज्योमेट्री है इसका, ये रिलेशनशिप को डील करने के लिए आया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और भी ढेर सारे एप्लीकेशन जो हम आगे चल के देखेंगे। अभी आपको ये बताया है कि भाई ये ब्रिज है किसका, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का लिंकिंग है। यह सबसे पहले ये चीज़ बताया था डेकार्टे बाबा, रेने डेकार्टे। देखिए जो ज्योमेट्री है इसको जितने भी कंट्री है ना, लगभग ज्योमेट्री का जो सेशन रहा था, ज्योमेट्री का कितने टाइम से ये चल रहा था प्रोसीजर, सब 11वीं सदी से ही चल रहा था, बहुत सारी बात। लेकिन ये ओपन होके जो होता ना ब्रॉड लेवल पे नहीं आया था। यह आपकी 17वीं शताब्दी में ही, 17वीं शताब्दी है ना, 17वीं शताब्दी में ये ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ब्रॉडली आना, अच्छे से आना शुरू हुआ एक अच्छे लेवल पर 17वीं शताब्दी में। आपको याद होगा कि फंक्शन का जो खोज हुआ था, फंक्शन पे जो अच्छे से काम हुआ था, फंक्शन का डेवलपमेंट कब होता, 18वीं शताब्दी जो था फंक्शन का ईरा था, युग था, हम बताएंगे आपको। और 17वीं शताब्दी में वो फंक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ऑलमोस्ट रेने, देखिए इसमें जो है, इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो मेन जो रोल आया ज्योमेट्री का, वह रोल आया रेने डेकार्टे
रेने डेकार्टे पियरे डी फॉर्मेट के द्वारा, दो मैथमेटिशियन है, एक रेने डेकार्टे और पियरे डी फॉर्मेट, ठीक है, नाम देख लीजिए। क्रेडिट गोज टू, मतलब इसकी क्रेडिट किसको जाती है, क्रेडिट गोज टू किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो जाता है रेने डेकार्टे एंड पियरे डी फॉर्मेट। पियरे डी फॉर्मेट क्या दो, एक पियरे डी फॉर्मेट और एक रेने डेकार्टे, दो मैथमेटिशियन थे जिनको ये क्रेडिट इंडिपेंडेंटली जाता है। इसमें और भी मैथमेटिशियन का रोल है, बट मेजरली ये दोनों का रोल है, मतलब इंडिपेंडेंटली इसका फादर हम लोग रेने डेकार्टे, वैसे पूरा क्रेडिट तो ले जाता है रेने डेकार्टे, है ना, पूरा क्रेडिट ले जाता है रेने डेकार्टे, ठीक है। और इनका जो वर्किंग पीरियड था, जो रेने डेकार्टे का जो वर्किंग पीरियड था वो था 1596 से लेकर 1650 ईस्वी तक। इनका वर्किंग जो ड्यूरेशन था रेने डेकार्टे का वो 1596 से लेकर 1650 ईस्वी तक इनका काम था, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रेने डेकार्टे काम कर रहे थे, पियरे डी फॉर्मेट दोनों किए हुए थे। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और भी अच्छे से समझने के लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको रेने डेकार्टे की कुछ कहानियाँ सुनाएं, रेने डेकार्टे से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताएं, बेसिक्स बातें, क्योंकि इनका रोल बहुत ज़्यादा इसमें आने वाला है, ठीक है, क्लियर। जो रेने डेकार्टे थे, ठीक है, इनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे कहानी है। देखिए कि रेने डेकार्टे जो थे वो जब वो पैदा लिए तो 1 वर्ष के बाद ही उनकी माँ की देहांत हो गई, मतलब उनकी माँ डेड कर गई कितने 1 वर्ष के बाद। तो उसकी ग्रैंड मदर और उसके जो चाचा थे उनके द्वारा वो पालन पोषण उनका किया गया। और क्या हुआ कि इतनी बड़ी मतलब ये रहने के साथ, प्रॉब्लम के साथ वो धीरे धीरे ग्रो करते गए, अलग अलग एजुकेशन लेते गए और फाइनली उनकी मीटिंग हुई थी टाइको ब्राहे, ठीक है, टाइको ब्राहे और केपलर के द्वारा, केपलर के साथ 1628 ईस्वी में, ठीक है, 1628 ईस्वी में टाइको ब्राहे और केपलर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। एक्चुअल में जो रेने डेकार्टे थे वो बहुत बड़ा ही फिलोसफर, दार्शनिक जिसको बोलते हैं, है ना, फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन एक बहुत बड़े थे। अब देखिए उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हम लोग के साथ भी होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, देखिए एक फिलोसफर होने के साथ साथ उसको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लगता था, तो वो चाहता था कि मैथमेटिक्स वाला नियम कुछ क्यों ना फिलॉसफी में भी अप्लाई किया जाए। क्या प्रॉब्लम होती है इसको देखिए। उनको मैथमेटिक्स बेहतर क्यों लगता था कि उनको मैथमेटिक्स बेहतर लगने के पीछे रीज़न था कि अब मैथमेटिक्स में क्या होता था, जैसे देखिए अब नॉर्मली आपके साथ भी हो सकता था, मेरे साथ भी ये हो सकता है और ऐसा होता भी है एक्चुअल में कि आदमी कहता है भाई 5 + 4, जब वो सोए रहते थे तो दिमाग आता था कि भाई देखिए 2 + 2 = 4। वो सोचते थे ये 5 क्यों नहीं हो सकता, भाई कोई प्रूफ करे कि ये 5 क्यों नहीं हो सकता। 2 + 2 4 ही बोलते हैं, 2 + 3 5 ही बोलते हैं। तो उनके दिमाग में बैग है तो बैग बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं, उसको वो बोल रहे हैं, उसको अलग चीज़ क्यों नहीं बोल सकते। मतलब उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये चीज़ें बार बार तंग कर रहा था उनको। और एक फिलोसफर भी थे, तो जिसके कारण आपके माइंड में भी हो सकता है भाई कि 2 + 2 4 ही क्यों एज्यूम करेंगे भाई, है ना, 2 + 3 क्यों 5 ही क्यों लेंगे। उनके दिमाग में बराबर आ रहा था, मतलब परेशान रहते थे उन चीज़ को लेकर। तो उन्होंने सोचना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप किए। जैसे उन्होंने कहा एक कॉन्सेप्ट वहाँ से लाए, उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ डाउट। एक कि उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि थ्योरी ऑफ डाउट, है ना, थ्योरी ऑफ डाउट में ये था कि उन्होंने सोचना शुरू किया भाई देखो हम सब चीज़ पे डाउट करेंगे, ये वह नहीं है,
5 प्लस 2 प्लस 2 4 होता है, नहीं हम कहेंगे 5 होता है। मतलब वो सोचना शुरू किए कि सब चीज़ पे डाउट किया जाए, जिसको थ्योरी ऑफ डाउट कहा जाता है। ये आपकी जिंदगी में हो सकता है। आप लोग बच्चा लेते हैं, सब पहला जैसे हम लोग लेते हैं, उसके बाद जैसे ग्रो करते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग में आते रहता है भाई ये 5 + 4 2 5, ये चीज़ कैसे समझ में आ रहा है आपको बात? तो उन्होंने थ्योरी ऑफ डाउट शुरू किया, और थ्योरी ऑफ डाउट से क्या हुआ कि उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि एक चीज़ तो कोई ना कोई मिलेगा जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो होगा जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ फिक्स हो जाए, जिसको हम फिक्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? थ्योरी ऑफ डाउट है ना, उन्होंने शुरू किया। तो सोचना शुरू किया सब पे, चलो भाई ये आदमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मोदी नीतीश कुमार मोदी नहीं है, नीतीश कुमार मोदी है, मोदी नीतीश नहीं, मतलब सब चीज़ पे डाउट करना शुरू किए। ठीक है, तो इसके बाद करते वो सोच रहे थे कि कोई ना कोई चीज़ होगा जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते, वो चीज़ फिक्स होगा, वो यह चाह रहे थे। तो उनके दिमाग में करते एक बात आ रहा है कि अगर मैं डाउट कर रहा हूं, है ना, अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो मेरे बिना, अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो एक डाउट करने के बिना तो डाउट हो ही नहीं सकता, ये चीज फिक्स है। अगर कोई दौड़ रहा है तो अगर दौड़ना प्रक्रिया हो रहा है तो दौड़ने वाला के बिना तो दौड़ने वाला प्रक्रिया हो ही नहीं सकता है। बस समझ में, देखो कितना किस तरह से सोच रहे हैं, एक फिलोसोफर होने के नाते ये चीज़ सोच रहे थे, कितना बढ़िया से देखिए कि एक दौड़ रहा है, किसी चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। एक दौड़ रहा है तो दौड़ने वाला के बिना तो दौड़ना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये अगर कोई दौड़ रहा है, दौड़ प्रक्रिया अगर हो रही है तो वहाँ फिक्स है कि दौड़ने वाला होगा ही, तभी दौड़ प्रक्रिया होगा। अगर मैं डाउट कर रहा हूँ किसी चीज़ पे तो डाउट करने वाला के बिना डाउट करना हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो डाउट कर रहा है वो चीज तो फिक्स है। बात समझ में आ रही? देखिए कैसे मैथमेटिक्स, इसीलिए मतलब ये सब चीज़ आपके दिमाग में भी आ सकता है, और इस सब चीज़ को अच्छे से समझा नहीं रहता। जो बच्चे क्लास में आपको ये सब चीज़ पता नहीं रहता अच्छे तरीके से, और टीचर साहब टीच भी नहीं करते इतने बेहतर तरीके से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया बिल्डअप नहीं रहता। तब याद करो, तब वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं अगर सोच रहा हूँ इसका मतलब मैं हूँ। एक कॉन्सेप्ट वहां से डेवलप करके, मैं अगर सोच रहा हूं इसका मतलब मैं हूं, ये चीज पे डाउट हम नहीं कर सकते। और ये कर क्यों रहे थे? ये कर इसलिए कर रहे थे, सो देखिए क्यों ये ऐसा सोच क्यों रहे थे ऐसा। मैथ में एक चीज आता है एक्सियम आता है, आप लोग पढ़े होइएगा मैथ में एक्सियम्स, है ना। और थ्योरी, इसको पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है, पोस्टुलेट्स, ठीक है, एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स। और एक टर्म आता है थ्योरी, जो आप लोग बहुत सारा थ्योरम पढ़े होइएगा। तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स में एक चीज टर्म था, डिफाइंड टर्म, जो कि यहां से वही चीज डिफाइंड। एक्सियम्स क्या होता है? एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स होता है जिस पे आप, पोस्टुलेट्स होता है अनप्रूवेबल रूल। मैथ देखिए ध्यान सुनिए, अनप्रूवेबल रूल, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसमें सारे पर्सन बिलीव करता है, जिसमें सारे पर्सन क्या करता है? बिलीव करता है, जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, जो सत्य है, जो ट्रू है, जिसमें सारे पर्सन बिलीव करता है, ऐसे रूल या नियम या प्रिंसिपल को हम लोग एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स कहते हैं। जरा सा थोड़ा सा आपको लिख भी दे रहे थे, इट इज रूल और प्रिंसिपल in which all persons believe that is true, it can't be proved,
इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, अनप्रूवेबल। अनप्रूवेबल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स या पोस्टुलेट्स। ओके, क्लियर है क्या? एग्जाम्स या पोस्टुलेट्स जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, या जो ऐसे नियम या सिद्धांत जो नॉर्मली हम सब आदमी मान रहा है सही है, जिसको बिलीव कर रहा है भाई ये ट्रू है, सबके लिए सब मान रहा है ट्रू है, तो वो चीज़ एग्जाम्स हो जाते हैं। और उसके बेसिस को लेकर देखिए, आप देखिए ध्यान सुनिए, अब फिर थ्योरी में क्या डिफरेंस आ जाता है। ये एग्जाम्स हो या पोस्टुलेट्स, फिर थ्योरी में क्या डिफरेंस आ जाता है। ये एग्जाम्स है जिसको कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लिए कि भाई सब आदमी मान रहा है ये सही है, जिसको प्रूफ करना है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ट्रू है तो ट्रू है, सारा मान रहा है, पर्सन बिलीव कर रहा है कि ये ट्रू है, तो वो एग्जाम्स हो जाएंगे जिसको प्रूफ नहीं कर सकते। और इस ढेर सारे एग्जाम्स का यूज करके हम ऐसे स्टेटमेंट को, जब हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं तो वो हो जाता है थ्योरी। फिर से सुनिए, पोस्टुलेट्स बराबर आप देखे होइएगा यहाँ पे भी जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स है ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके आप अच्छे वे में अच्छे से सोच पाओगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स में क्या था, आप देखिए थ्योरी के बारे में आपको क्या बताया, हम जरा सा देख लीजिए इसको भी। थ्योरी क्या बताएं? थ्योरी इट इज द स्टेटमेंट which is proved by set of exams। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं ये थ्योरी हुआ। जब एग्जाम्स के लेके हम लोग थ्योरी किसी को प्रूव कर देते तो वो थ्योरी हो जाता है, जबकि ये पोस्टुलेट्स हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि हम लोग मैथमेटिक्स में क्या था, 2 + 2 4 होता है, ये एग्जाम्स बन चुका है भाई, ये फिक्स ये आपका नियम सबको मान रहा है 2 + 2 4 होता है। ठीक है, ये सब मान रहा है 2 + 3 4 होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही थी। तो देखिए वो फिलोसफर थे, तो फिलोसफर से उनको दर्द कहाँ हो रहा था, वो चाह रहे थे एग्जाम जैसा कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में हम फॉलो करते हैं वो बनाए फिलोसफी में। वो चाह रहे थे कि हम फिलोसफी में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएं। क्यों फिलोसफी में क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे थे? अब कह दे, मान लो स्टार्टिंग में बोल दिया जाए कि जो अर्थ है, ध्यान सुनिए, जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमता है। जरा बताओ, आदमी मांग रहा प्रूफ। भाई मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ मांगता नहीं था, इसीलिए उसको इंटरेस्टिंग लगता था। किसको? रेने डेकार्टे जी को इंटरेस्टिंग लगता था। वाई? बिकॉज देयर इज ऐसा सब मान रहे हैं और ये सब चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, तो इसके मदद से और भी चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिलॉसफी में अगर कोई कह देता कि भाई जो अर्थ है वो मून सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, भाई प्रूव करो, तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना एग्जाम जैसा कॉन्सेप्ट फिलॉसफी में भी बन जाए ना, तो मज़ा आ जाए। तो वहाँ से हम वो सब चीज़ समझा सकते, दर्शा सकते। वो फिलॉसफी को बहुत आसान करना चाहते थे, इसलिए ऐसा सोच रहे थे। तो उन्होंने फिलॉसफी में बहुत सारा काम किया, बोले ना कि ढेर सारे रूल्स दिए। देखो जैसे कि अभी आप बताया कि एग्जाम, तो वहाँ से वो उन्होंने क्या कहा, अभी जो थ्योरी ऑफ डाउट बता रहे थे उसमें क्या उन्होंने सोचा कि अगर मैं डाउट कर रहा हूँ, तो डाउट कहीं हो रहा है तो डाउटर को होना वहाँ जरूरी है। ये चीज़ तो फिक्स है, इसको एग्जाम कर दो। फिलॉसफी में है ना, फिलॉसफी को क्या बोल दो, एग्जाम, ये चीज़ फिक्स है। अब इसकी मदद लेकर हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें फिक्स करने की कोशिश की, ताकि ये जो फिलॉसफी थी और उभर के आ, क्योंकि फिलॉसफी में आदमी का विश्वास बनाने के लिए ये चीज़ जरूरी था, नहीं तो आदमी सीधा प्रूफ मांग दे रहा था। क्लियर है? और वहाँ पर प्रूफ देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से वो बहुत सारे फिलॉसफी में बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे। अब इसकी एक और, अब तो देखो ये तो कहानी थी किनकी, रेने डेकार्टे जी की। उनका वर्किंग पीरियड क्या था, 1596 से 1650। उन्होंने यहाँ भी फिलॉसफी को और भी ज़्यादा तगड़ा करने के लिए, आपको याद होगा, फिलॉसफी अगर नहीं जानते तो ये जान लीजिए, टाइको ब्राहे, हम अभी बताए हैं, टाइको ब्राहे और केपलर, जोहान्स केपलर,
जो थे दो, उनसे उनकी मुलाकात 1628 ईस्वी में हुई थी। और वो दोनों केपलर जो थे और टाइको ब्राहे थे, दोनों ग्रेविटेशन पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। फिलॉसफी से रिलेटेड ग्रेविटेशन पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, और उनकी मुलाकात उनसे हुई और उनके मिलने से और भी वो अपने फिलॉसफी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में कामयाब रहे। बात समझ में आ रही? तो क्योंकि टाइको ब्राहे और केपलर का नाम तो आप लोग केपलर का रूल भी पढ़े हुइएगा, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 9th में पढ़ना, उसमें केपलर का लॉ पढ़े हुइएगा। हाँ, तो वो लोग काम करते ग्रेविटेशन में, तो उनसे उनकी मुलाकात होने के बाद वो और भी फिलॉसफी को और बेहतर करने की कोशिश किए। 1628 ईस्वी में उनकी मुलाकात हुई थी इन दोनों से, टाइको ब्राहे और केपलर। ग्रेविटेशन का भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री, कैसे कैसे आया, कैसे कैसे बढ़ते गया, अचानक सब चीज़ इतना जो अभी हम लोग देख रहे हैं उतना हुआ नहीं, बहुत ही उसकी एक भी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। चलिए उसकी हिस्ट्री को छोड़ते हुए जरा सा हम लोग अभी तत्काल इस हिस्ट्री का मजा लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, क्या ये सब चीज़ें चल रही थी सही, है ना, ये सब चीज़ें सही चल रही थी। तो रेने डेकार्टे जी, अब देखो फिर अब ज्योमेट्री से इसका क्या कनेक्शन रहा, ठीक, ज्योमेट्री से क्या कनेक्शन रहा। अब देखो ये चीज़ तो आपको बेसिक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आनी ही चाहिए, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स में हम ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ कैसे चल रहा है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि रेने डेकार्टे जी को फिर दिमाग में कैसे आया भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। तो एक बार वो बेड पे पड़े हुए थे, देखिए कैसे कैसे हुआ। एक बार बेड पे पड़े हुए थे और फैन पर एक इंसेक्ट मूवमेंट कर रहा था ऊपर में। तो उन्होंने सोचा क्या कि जरा सा हम देखें सोच के कि भाई ये है कहाँ पे, इसको हम कहाँ बताएंगे, इसकी पोजीशन क्या है। मतलब अचानक से उनके दिमाग में इस तरह का जब कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने सोचा कि दीवार से हम इसका लोकेशन बता सकते हैं क्या, उस प्लेन से जो दीवार है, क्या दीवार से बता सकते हैं क्या। तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिए, यानी लोकेशन ऑफ पॉइंट्स जो वहाँ पे है उसको पता लगाने को लेकर। लेकिन दोस्त ये थे रेने डेकार्टे का, हम आपको रेने डेकार्टे जी का कॉन्सेप्ट की क्यों, कैसे उनके दिमाग में इस तरह के कॉन्सेप्ट आया, इसका लोकेशन क्या होगा, हम इसी चीज़ को आपको अपने तरीक़ा से थोड़ा समझाते। देखिए कि अगर हम आपसे पूछे कि आप बैठे हो तो आपके साइड वाइड जहाँ भी होगा, आप दीवार होगा, ये होगा, बेंच होगा, डेस्क होगा, जो भी है, नहीं होगा बेंच डेस्क तो वाल तो होगा ही, है ना, जो भी होगा। अब जरा हम आपसे पूछे, या फिर छोड़ो आप अपनी बात छोड़ो, हमारा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब बताओ कि हम यहाँ पे खड़े, हम पूछेंगे बताओ दोस्त मेरा लोकेशन क्या है ना, हमारा लोकेशन बताओ, आप लोग बताओ हमारा लोकेशन। कोई लड़का बोलेगा कि सर देखिए आपका जो लोकेशन है वह 1 मीटर है ना, बोर्ड से है, बोर्ड से आप 1 मीटर पे खड़े, ठीक। मतलब अगर कोई लड़का सीधा बोला, मान लो सपोज दैट आप में से एक लड़का बोलता है कि सर आप 1 मीटर पे खड़े हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के देता है कोई लड़का कहता है कि सर आप 2 मीटर पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई लड़का कहता है सर आप 50 किलोमीटर पे खड़े हैं। तो हम सोचेंगे यार गलत कौन सही कौन, आप लोग बताओ गलत कौन सही कौन। यार हम भी कंफ्यूज कि यार सब 3 तरह के आंसर बोल रहे हैं, हम एक ही जगह खड़ा है यार, कोई 50 किलोमीटर बोल रहा है, कोई 1 मीटर बोल रहा है, कोई 2 मीटर बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, हम तो एक ही जगह पे खड़े हैं। आप लोग बताओ क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना। चलो ठीक है, तब तक पॉज बता देना, तब तक हम चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें कि क्या होगा। दोस्त एक्चुअल में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर आप अपना एब्सोल्यूट, देखिए आप अपना लोकेशन किसी न किसी रेफरेंस के बेसिस पे बता सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, और हम तीनों सही हैं। अगर हम तीनों बता रहे हैं आपको तो हम तीनों सही हैं। व्हाई? बिकॉज अगर आप बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो आप 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, वॉल के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो 2 मीटर पे खड़े हैं, और हम अभी यहाँ से मुजफ्फरपुर में हैं, तो यहाँ से वहाँ के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो 60 किलोमीटर पे आप खड़े हैं। क्लियर? तो तीनों का तीनों सही है, डिपेंड कर रहा है कि आप किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। ठीक है दोस्त।
ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है ये? अब चलिए थोड़ा सा, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो उनका कहना क्या था, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी चीज का लोकेशन के लिए सबसे पहले हमको रेफरेंस चाहिए था कि किसके रिस्पेक्ट में वो कीड़ा रेंग रहा, तो वाल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये है। तो हम जब किसी चीज के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी का लोकेशन हम किसके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, उसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस से आप देख रहे हो। तो अपने माइंड में सेट कर लो कि ये रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पे है। बात समझ में आ रही है? आप जिस प्लेन से देखे उन्होंने उनका नाम दिया कार्टेशियन प्लेन, और जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट बनाया तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा गया। उसको हम आप लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ये बात? ये समझ में आ रही है कि कैसे कैसे बात हो रही थी? तो रेफरेंस पे डिपेंड किया। तो देखिए एक्चुअल में अब है क्या, हम लोग कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम बनाया, देखिए ध्यान से, अब रेफरेंस प्लेन। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक और बेसिक जानकारी दे, ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जितने भी तरह के आपके पास जो ऑब्जेक्ट या फिगर दिख रहे होंगे वो 3 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं। या तो वो 1D होगा, थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी भी आप लोग ले लीजिए, 1D होगा, 2D होगा और 3D होगा। जो जान रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे वो सीख लीजिए। 1D होगा, 2D होगा या 3D होगा। 1D के अंतर्गत हम लोग का आ जाएगा लाइन, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे वो आ जाएगा। अब देखिए 2D में क्या आ जाएगा, 2D की अगर बात करें तो 2D को हम लोग बोलते हैं प्लेन। अब 2D के देखिए 2D कहने का क्या मतलब है, जो लोग जान रहे अच्छी बात है। 1D कहने का मतलब है एक, या तो उसमें केवल लंबाई हो, जितने भी फिगर हमारे आसपास दिख रहे हैं वो हो सकते हैं 1D 2D 3D। 1D होगा इसमें केवल लंबाई हो या फिर केवल चौड़ाई हो, सिर्फ 1 लंबाई है तो लंबाई, चौड़ाई है तो चौड़ाई, ऊंचाई है तो ऊंचाई। अच्छा 2D की अगर हम बात करें तो 2D फिगर जो होगा आपका, 2D फिगर आपका प्लेन फिगर होगा जिसमें 2 डायमेंशन हो सकता है, लेंथ विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई मोटाई, जो भी है कोई 2 चीजें, तो उसको प्लेन बोलते हैं। 3D फिगर की अगर बात करें तो जिसमें आपको तीनों चीज मिल जाते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों चीजें। ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर दें ताकि आपको ज्योमेट्री पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होनी चाहिए, लेंथ LBH, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस 3D। इसके बाद देखिए प्लेन फिगर में क्या आ जाएगा, प्लेन फिगर में कौन सा फिगर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका प्लेन फिगर में देखने को मिल जाएगा आपका ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके बाद आप बोलते हैं सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया। ये सारे आपको फिगर जो देखने को मिल जाएंगे ये सब कितने 2D फिगर में मिल जाएगा। 3D में आप लोग देखें, 3D में हम लोग क्या देखते हैं, कोन हो गया, आपको सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, इसके बाद कोन हो गया, इसके बाद स्फीयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स फ्रस्टम हो गए, ऐसे फिगर सब 3D के अंतर्गत आते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये प्लेन इसको बोलते हैं। देखिए लाइन, पॉइंट से मिलने से लाइन बनता है, ढेर सारे जब लाइन मिलाते हैं तो प्लेन बनता है, और जब ढेर सारे प्लेन बनाते हैं तो स्पेस मिलता है। जैसे हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाएं थोड़ा सा, तो नॉर्मली आपको पॉइंट से लाइन तो समझ में आता है, प्लेन। अब देखिए एक पेज देखिए नॉर्मली, ठीक है। अब हम कहेंगे देखें कि भाई ये बताओ कि ये 1D है, 2D 3D, देखो ध्यान से, ये 1D 2D या 3D, ये पन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 3D है, कुछ बच्चे कहेंगे 2D है। भाई 1D तो कोई नहीं बोलना है ना, 1D तो कोई बोलना ही नहीं है ना, तो 2D या 3D क्यों, बिकॉज ये तो लाइन के कॉम्बिनेशन से। तो कुछ बच्चा कहेगा देखिए सर लेंथ हो गया, विड्थ हो गया और इसकी ये हाइट हो गई। कुछ बच्चा कहेगा प्लेन है,
तो देखिए बात दोनों की सही है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे प्लेन। वाई? बिकॉज लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में मोटाई क्या है? निग्लिजिबल है। ये कंसिडरेशन है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो इसको 3D बोला जाना चाहिए था, सूक्ष्म लेवल पर इसको 3D बोला जाना चाहिए था। जबकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक बड़े स्तर पर देखें तो भाई देखेंगे लंबाई इतना, चौड़ाई इतना सेंटीमीटर और मोटाई इतना mm, और mm में भी नहीं आएगा, ठीक है, माइक्रो में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या कि भाई ये 2D फिगर, इसको 2D एज्यूम करेंगे। क्लियर बात समझ आ रही? तो हम थिकनेस निग्लिजिबल लेंगे तो 2D फिगर के अंतर्गत क्लियर कर लेंगे। अब देखिए तो इस तरीके से आपको 1D 2D, आप देखिए हाँ 2D तो समझ में आ गया। आप देखिए बात करते हैं 3D की बातें। 3D में क्या होगा? अब घर देखिए, घर में आपको कितने वॉल, 1 2 3 4 5 6 ठो प्लेन दिख रहा है। तो ढेर सारे प्लेन से मिलके तो ये क्यूबॉइड शेप का हो सके, किसी का घर हो क्यूब शेप का, स्क्वायर से बना हो वर्ग से, तो वो क्यूब शेप का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि इस तरीके से ये 1D 2D और 3D प्लेन, लाइन, प्लेन और स्पेस होते हैं, ठीक है दोस्त। एक चीज और इसमें चर्चा करने वाली बात अब रह गई है, फिर हम लोग अपने आ जाएंगे टॉपिक पे। फिर टॉपिक तो आपको देखिए, टॉपिक का लेक्चर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहने के कारण आप सिर्फ काम करना सीख पाते हो, अच्छे से आप नॉलेज नहीं ले पाते हो इस सब चीज़ का। तो इसीलिए ये सब चीज़ को अच्छे से समझो दोस्त। देखो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है भाई का, जो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पता चला कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिंक है किसके बीच, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्त देखो सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही यूज हो रहा है ये डिजिटल वर्ड सुनिए नाम क्या, डिजिटल वर्ल्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? देखिए डिजिटल वर्ल्ड है ना, बहुत ही यूज हो रहा है दोस्त। आज हम लोग एक कल्पना करते हैं रोबोटिक्स, या फिर आप कल्पना करते हो ऑटोमेटिक चलने वाली जो कुछ मशीनें होती है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हाईली बेस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप जो एडिटिंग का सोचते हो, किसी इमेज का, किसी पिक्चर का एडिटिंग का सोचते हो, है ना, किसी भी कंटेंट या टेक्स्ट का एडिटिंग का सोचते हो, तो बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं हो पॉसिबल है। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाईली यूज होता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर ग्राफिक्स करके आता है, पूरा मतलब बेस्ड है, फुल्ली बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। CNC आता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिससे आप देखते हो कि कुछ जो प्रोडक्शन होती है, सामान सब जो हम लोग बनता है, तो आप देखो बहुत जल्दी के चक्कर में ऑटोमेटिक मशीन सब का यूज करते हैं, सब में प्रोग्रामिंग किया था, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं हो सकता है। ये डिजिटल वर्ल्ड में हाईली यूज होने वाला है। क्लियर? मैप देख लो, मैप का जो लोकेशन आप ट्रेस करते हो, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं हो सकता। लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स है ना, इसका ट्रेसिंग, या फिर आप किसी कंप्यूटर में पेंट करते हो या इरेज करते हो, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही आज के दौर में वाइड एप्लीकेशन है। अगर आप CNC पढ़ने जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मांगेगा, ग्राफिक्स पढ़ेगा कोई कंप्यूटर का बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मांगेगा, मतलब आप कंप्यूटराइज कुछ भी सेक्शन में भी जाओगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मांगेगा, मैप का लोकेशन कोऑर्डिनेट, मतलब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिजिटली घिर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी वाइड एप्लीकेशन आज के दौर में हो चुका है। तो दोस्त ये था, अब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस के लिए, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या रही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या क्या नाम्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेने डेकार्टे थे, उनकी क्या कुछ हिस्ट्री रही, वो भी डिस्कस कर लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। अब चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हमारे पढ़ने के परसेप्शन से है, अब उन चीज़ों को डील कर लेते हैं। आज थोड़ा सा फंडामेंटली देख ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का स्मूथली फिर चलेगा, जैसे कि और क्लासेस भी चलती है।
ठीक है, बहुत ही मज़े में। और एक बात और, आप पूरे लेक्चर एकदम कंटिन्यूअस सीरीज वाइज देखो, सारा प्रॉब्लम आप कॉपी किताब लेके बैठो और करो अच्छे से, एक क्वेश्चन भी छूट के नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन, आपके पूरे क्वेश्चन बैंक आप पे मेरा बहुत ही मतलब झकास एक्सपीरियंस है, आपकी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगी, यहाँ तक कि हम क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस कर देने वाले हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू देखो और रेगुलर लेक्चर देखो और जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करो, ताकि हमें और भी हमें इंटरेस्टिंग वे में और भी मज़े में हम भी पढ़ा सकें। हमें भी मज़ा आना चाहिए, हमें ऑडियंस रहता, पब्लिक रहता, तब हमें मज़ा आता है ना। तो आप जितना मैक्सिमाइज करो ऑडियंस का, जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट सबको एकत्रित करो, सबको लिंक करो, ताकि हमें ऑडियंस रहे तो हमें मजा आए और जुनून से हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लेते आए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग जरा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दोस्त अब देखो बात क्या है कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे, और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जब यूज करेंगे तो उसमें प्लेन की बात आएगी तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग कितने, दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। मतलब समझिए क्या कहना है मेरा कि क्या हम लोग कार्टेशियन ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, क्या और भी कोऑर्डिनेट्स लेने के सिस्टम है? ये हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने जाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेट लेने का, कोऑर्डिनेट्स पहले समझिए उस चीज़ को कि कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, पहले वो भी देख लीजिए। जैसे सपोज दैट ये आपका प्लेन, बोर्ड क्या है, प्लेन। अब चलिए इस प्लेन में एक चींटी यहाँ चल रही है। चींटी भाई क्या बना लिया जाए, चलो भाई एक जीरो नहीं यार, कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, चलो सपोज इट कुछ भी है, ठीक। अब देखिए दोस्त, आपको कहा जाए कि बताइए भाई ये कहाँ है, तो कोई लड़का कहेगा कि भाई ये जो है ये एक रेफरेंस है, अब इसका नाम दिया गया, आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता थी। यही बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए बढ़ाए हैं थोड़ा सा कि आपको जो नहीं पता है वो सीख सको। ये चीज़ आपको पता है, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब रेफरेंस बनाने के बाद हम लोग कहें, देखिए जो रेफरेंस यहाँ पे देखिए, ये एक इसको बोले ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव। अब देखिए बात सपोज ये होता है ना कि एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ निगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, हमने एक रेफरेंस बनाया भाई। अब इस रेफरेंस से कोई इस लोकेशन को कहेगा तो कोई कहेगा देखिए ये 2 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से, यानी y रेफरेंस से 2 मीटर, x रेफरेंस से 2 मीटर पे ए अंडा रखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। बताने का तरीका ये हम कह सकते हैं 2 मीटर पे और 2 मीटर पे रखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इसको हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपको हम ये बता रहे थे कि जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कुछ बच्चे का कहना होगा कि सर हमको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी क्या और भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या? हाँ जी, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको सारे का नाम बता दे रहे हैं, वो अभी हमें पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दर बहुत डिटेल में। हमें पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी होते हैं क्या? यस, और भी होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं
वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 2D यानी प्लेन और स्पेस दोनों के लिए लागू होता है। प्लेन और स्पेस अभी आपको समझा चुके हैं हम, इसीलिए समझा दे ताकि आपको हमको बार बार इसके मतलब ना समझाना पड़े। ये आपको क्लियर होगा, प्लेन और स्पेस 2D और 3D। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम केवल 2D के लिए लागू होता है, ठीक है। और इसी को जब बढ़ा के इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब 3D में बदलना पड़ता है तो या तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं जो 3D के लिए केवल यूज होता है, यानी स्पेस के लिए यूज होता है, और ये भी 3D के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आगे चल के यही सब चीज़ बच्चे को दिक्कत कब होने लगती है, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर आगे सब बच्चा सब जब पढ़ेगा आगे के, तो वहाँ पर इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पोलर तो आप लोग इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं या फिर आप नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ समझोगे, है ना, कार्टेशियन और पोलर। तो ये आगे चल के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना हमें पड़ता है वाइड एप्लीकेशन के तौर पे, ठीक है। तो ये अभी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमें अभी केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, तो हम लोग इस पे भी फोकस्ड रहेंगे। बाकी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह के होती है, ताकि कभी भी आपके सब्जेक्ट में आ गया है तो वो आपको पहले सिखा देंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे क्या किया जाए और कैसे काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको वो बता दिया जाता है, तो आपको बता दिया जाता है कि कैसे करना होता है, तो उसमें उसके लिए आपको चिंता भी ना करनी है। अभी हम लोग के करना क्या है, अभी हम लोग का काम है कि हमें फोकस कहाँ होना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो आज से हम लोग शुरू हो जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसमें क्या है, कार्टेशियन में जो भी हम कार्टेशियन प्लेन में भी काम करेंगे, अभी हम लोग को यहाँ पे 2D पे ही काम करना है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, हमने जो पढ़नी है लगभग सारे 2D पढ़ने हैं, तो आपको हम ये ज्योमेट्री का सिलेबस ज़रा सा बता दें, फिर ज्योमेट्री के सिलेबस के बाद हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, देखिए इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो क्या है, सिलेबस में हमारे पास है, वैसे हम आपका सिलेबस का पहला लेक्चर बना रखे, उसमें आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पॉइंट एंड डिस्टेंसेस, इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद हमें पढ़ना है सर्कल। तो प्लेन फिगर में ही अपना काम निकल जाने वाला है ना, प्लेन फिगर में ही आपका काम, हम लोग का काम निकल जाने वाला है। तो हमें प्लेन पे ही अभी सोचना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्लेन पे सोचते हुए, और इससे करीब आपका 20 to 25 मार्क्स का आपके एग्जाम्सन में आते हैं, क्लियर। और जो पढ़ा दे रहे पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आना है, ध्यान में रखिएगा। जो पढ़ा दे रहे हैं पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आना है। आप उस पर बेस्ट प्रॉब्लम कर लीजिए, हम करवा भी देंगे आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन, है ना, प्लेन के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिमाग में फिक्स कर लिए, प्लेन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन में 2 ही डायमेंशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको मानते हैं हम लोग, रेने डेकार्टे बाबा को, ठीक है। मेनली क्योंकि काम तो किए थे, फॉर्मेट भी काम किए थे नहीं, लेकिन मेजरली पूरा क्रेडिट लेगा लगभग रेने डेकार्टे जी, ठीक। दोस्त चलिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या किए, प्लेन को 2 लाइन से डिवाइड कर दिए, और इसमें हम लोग 4 प्लेन बना लिए अलग अलग। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए रेफरेंस, और अलग अलग रेफरेंस से देखेंगे तो हमको वही उसी लोकेशन का क्या दिखेगा, अलग अलग लोकेशन दिखेगा, मतलब अलग अलग डिस्टेंसेस उस पॉइंट का मिलेगा, नहीं अलग अलग लोकेशन मिलेगा। जैसे कि आपको समझाया था कि हमारा लोकेशन क्या है, तो अलग अलग डिफरेंस से देखे थे तो क्या आया था, अलग अलग। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए,
जो हमारे पास प्लेन था जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, उस प्लेन को, ये था कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। दोस्त एक एक बात को क्लियर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आप में से जो आए हुए रहते हैं वो पॉलिटेक्निक में, वो ऑलमोस्ट 85% या 90% बिहार बोर्ड के होते हैं, इसलिए आपको छोटी छोटी बेसिक बात भी अच्छे से क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको इंग्लिश के लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लेके भी आप निश्चिंत रहें, ठीक। दोस्त देखिए, तो हम लोग क्या किए, एक रेफरेंस बनाए, x और माइनस ऑफ x, y और माइनस ऑफ y, इस तरह से नाम दे दिए। और इस लाइन पे तो एक स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, तो हमने कहा कि देखिए भाई ये x x और y y जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आप सब बताओ, सब जान रहा है, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अब यहाँ से आपको सारी बेसिक बातें पता है, लगभग सब जानते हो, पर हम इंग्लिश नोमेनक्लेचर के लेके थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग डिस्कस इसको क्या बोलेंगे दोस्त, ओरिजिन, ठीक। और ओरिजिन देखिए ध्यान से, और प्लेन है तो प्लेन में आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए कितने, दो। तो देखिए चार जो प्लेन बना, इस चारों प्लेन में जो पॉइंट होगा, लेट्स तो एक एक करके देखते हैं। इस प्लेन में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पी पॉइंट, और एक पॉइंट का लोकेशन आपको बोलेंगे पी पॉइंट पे जाना है, तो कैसे जाओगे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस चलेंगे, देखो यहाँ से यहाँ गए, अच्छा यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से कहाँ आए, यहाँ आए, तो क्या चले, x की तरफ चले, फिर कहाँ चले, y की तरफ चले। तो देखिए यहाँ पे नियम क्या है, हम लोग पहले इसमें x दूरी लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, y दूरी। लेट्स आप चले यहाँ से ये x और ये वाला, ये x दूरी और ये y दूरी, तो पहले x दूरी लिखेंगे फिर y दूरी। ये आपको कहेंगे P पॉइंट पे जाना है, मान लो P पॉइंट पे आपका घर है, तो कहेंगे कि चलिए आप x चले जाइए, फिर कहाँ चले जाइए, y पे चले जाइए, वहाँ से स्ट्रेट परपेंडिकुलर, तो आप कहाँ चले जाओगे, अपने घर के लोकेशन पे चले जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट को लोकेट किए, तो ये तरीका है। तो ये देखो इधर आपको पता है ये पॉजिटिव, हमारा ये वाला जो डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ पे 0 0 हो जाता है, यानी x दूरी भी 0 और y दूरी भी, इस पॉइंट पे x दूरी 0, y दूरी 0। अब देखिए यहाँ से इसका जो हम लोग क्वाड्रेंट बनाए हैं, ये चार पार्ट में जो बढ़ा, चार पार्ट में बढ़ने को कहा जाता है क्वाड्रेंट। अब ये क्वार्टर मतलब चार, तो ये चार पार्ट में बढ़ गया, तो क्वाड्रेंट में बढ़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, नाम दिया भी गया है इसका, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। ये चार क्वाड्रेंट में होते हैं। अब चलिए ये चार क्वाड्रेंट होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं ये पॉइंट, इसमें जो कोई भी पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वो पॉइंट आपका, ये पॉइंट है, उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए एक बात और भी इसमें सीख ही लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स को बोला जाता है, एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, और y दूरी को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, x को बोला जाता है एब्सिसा। x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, या फिर x दूरी y दूरी भी बोलते हैं, x डिस्टेंस y डिस्टेंस भी बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज उसको बोला जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको देखिए x यानी जो x दूरी पहले लिखेंगे, P पॉइंट मान लीजिए यहाँ रहता, तो इसकी एब्सिसा कैसा होता, एब्सिसा निगेटिव, यानी x निगेटिव और y कैसा रहता, पॉजिटिव, क्योंकि y दूरी इसमें ये होगा और x दूरी ये होगा, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा भाई, ये x भी निगेटिव y भी निगेटिव, मतलब -x - y। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, P
आपका एक्स पॉजिटिव और सॉरी एक्स एग्जैक्टली एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस तरीके से आप देख लें कि चारों क्वाड्रेंट में अगर अलग अलग जगह पे पॉइंट आएगा तो किस तरीके से हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे और किस तरीके से उसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करें। हम ऐसा जान रहे हैं कि आप लोग को अच्छी तरीके से आ रहा है, नाम सब आप देख लीजिए अच्छे से। ये सब चीज़ें बेसिक, बहुत ही बेसिक है जो कि आपको अच्छे से पता होगा पहले से ही। और कुछ नाम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ नाम है उस सबको क्लियर करके रख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए आपसे एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, फिर से सुनिए, एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लिया जाता है उसको कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं? उसको बोलेंगे एक्स से कौन सा डिस्टेंस होगा? वाई। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देखिए नाम आता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो बच्चे के दिमाग में वाई एक्सिस वाला पैटर्न घूमने लगता। नहीं, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा? एक्स डिस्टेंस होगा। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो वाई डिस्टेंस होगा। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा एब्सिसा। ये बात का सारा बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको इसमें की सारी कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, जो आपको फंडामेंटल जो आपको चाहिए थी, वो लगभग पॉइंट के बारे में कि कैसे रिप्रेजेंट करते वो हो जाएगा। आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में था। हमें अपेक्षा करते हैं कि मैट्रिक करने के बाद, और ये आपको बेसिक लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल का, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको अभी कुछ भी पता ना है, उस तरीके से आपको ट्रीट करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सारे लेक्चर कंटिन्यू देखते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बुक मिला तो उसको कर लीजिए, फॉर्मूला उससे कुछ खास में नहीं है। अब एक चीज़, हाँ एक बात और भी इसमें आप सीख ही लो, उसके बाद देख लेते हैं। जैसे मान लो इसी पे कोई पॉइंट होगा P, तो इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट बताओ। तो इसमें तो x दूरी है लेकिन y दूरी इसका है क्या? y दूरी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x दूरी तो रहेगा कुछ समथिंग जो भी होगा 5 4, y दूरी क्या हो जाएगा? 0। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, x अपना कुछ डिस्टेंस ओरिजिन पर रहेगा तो दोनों 0, लेकिन यहाँ पे है तो क्या होगा? x तो कुछ होगा, y 0 होगा। और इसी तरह से y पर रहेगा तो क्या होगा दोस्त? y पे होगा तो x 0 और y कुछ ना कुछ होगा। क्लियर? तो ये फंडामेंटल सी बात थी, सारी हम लोग कवर अप कर लिए पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का सेशन शुरू हो जाएगा। ये बेसिक था आपका, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फंडामेंटल लेक्चर था, और इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉइंट एंड डिस्टेंस। ऑलमोस्ट एक लेक्चर में आपका पॉइंट एंड डिस्टेंस खत्म कर देंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रह जाएगा तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट एंड डिस्टेंस लगभग आप लोग बेसिक देख के भी आए हो, लेकिन आप हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप नहीं देखे हो फिर भी कंप्लीट करेंगे। आपको अगर ये सारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हम पहले ही बोल रखे हैं कि क्या कर लीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करके, मतलब लाइक करो ना करो वो तो ठीक है भाई, शेयर उन बच्चों से करो जो लोग पॉलिटेक्निक के हैं, जो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जिनको अभी ये ज़रूरी है, ताकि उन लोग भी लाभ उठा सकें और आपके एग्जाम्सन में आप अच्छा स्कोर कर सको। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।